स्वागत दोस्तों, आगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, मायावती के साथ में सीक्रेट बैठक करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता को पार्टी ने प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। दोस्तों बताएंगे प्रियंका गांधी के दखल के बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के संगठन में किया गया है जबरदस्त तरीके का बदलाव दोस्तों। और चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नीट छात्रों की लड़ाई के मामले को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से शिक्षा मंत्री को जोरदार तरीके से फटकार लगाई है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर आंदोलन को लेकर एक बड़ा आह्वान किया गया है। बताएंगे क्या बोले हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी की हाई प्रोफाइल बैठक हुई है और क्या शत्रुघ्न सिन्हा मारने वाले हैं तृणमूल कांग्रेस से पलटी दोस्तों। बताएंगे उनके बयान के बाद चर्चाएं हो गई है तेज और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी को किसी भी हालत में बसपा को अपने साथ में जोड़ना चाहिए और सपा कांग्रेस बसपा का गठबंधन किसी भी हालत में बनना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है दोस्तों। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने उत्तर प्रदेश में संगठन को नई धार देने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक कदम उठाया है दोस्तों। प्रियंका गांधी के सक्रिय होते ही कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के संगठन में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है दोस्तों। पार्टी ने अविनाश पांडे को हटाकर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी इंचार्ज बनाया है दोस्तों। इस नियुक्ति को कांग्रेस पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और पिछड़ा मतदाताओं को साथ में जोड़ने के लिए एक सोची समझी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा गया है। आपको बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम बहुजन समाज पार्टी के काफी करीबी माने जाते हैं दोस्तों और अम्बेडकरवादी और सामाजिक न्याय की राजनीति के प्रखर चेहरा है। और कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती जी से उनके जन्मदिन के मौके पर मुलाकात करने के लिए गए थे दोस्तों, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दिया गया। इसके पीछे कई तरीके के दावे किए गए। पहला दावा यह था कि मायावती बात करने के लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम के पास कोई पावर यानी कोई पार्टी की तरफ से शक्ति मौजूद नहीं थी कि वो कुछ तय कर पाते। ऐसे में दोस्तों राजेंद्र पाल गौतम कहीं ना कहीं मायावती के करीबी माने जाते हैं और कई मुलाकात उनकी पहले भी हो चुकी है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लेते हुए अब एक बड़ा बदलाव करते हुए राजेंद्र पाल गौतम को आगे बढ़ाया है दोस्तों और उनको प्रभारी नियुक्त किया गया है। अविनाश पांडे को हटाया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बड़े कद्दावर नेता जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं दोस्तों, राजेंद्र पाल गौतम और वो बसपा के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साधने में सबसे आसान हो सकते हैं दोस्तों, यानी वो बड़े आसानी से बसपा के शीर्ष नेतृत्व तक अपना संपर्क रखते हैं। ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम प्रभारी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी से बातचीत करेंगे दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रभारी बना है तो उसके पास राज्य के अंदर बड़ी ताकत मौजूद है, वो बड़े फैसले ले सकता है, यानी गठबंधन को लेकर तय कर सकता है कि गठबंधन किसके साथ बनेगा किसके साथ नहीं बनेगा। और ये तय करने का कांग्रेस पार्टी ने पूरा पावर राजेंद्र पाल गौतम को दे दिया है, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन राजेंद्र पाल गौतम तय करेंगे और बसपा से बातचीत और ज्यादा तेज होने वाली है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही फैसला लिया गया है, प्रियंका गांधी के सक्रिय होते ही अब प्रदेश के अंदर ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इससे मैसेज क्लियर कट खासकर दलित समाज के लोगों के बीच में गया है कि कांग्रेस पार्टी पूरा प्रयास कर रही है कि बसपा के साथ में गठबंधन बनाया जाए ताकि दलित समाज के वोटों को एकजुट किया जाए। या तो बसपा गठबंधन के लिए तैयार होगी दोस्तों, वरना बसपा से बातचीत करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम पूरी ताकत लगा चुके हैं। ये मैसेज समाज के बीच में जाएगा और समाज को तय करना है कि क्या वाकई बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि बहुजन समाज का वोट एकजुट हो और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। अब आने वाले दिनों के अंदर बहुजन समाज पार्टी पर और ज्यादा दबाव बनने वाला है दोस्तों। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि न्यूज 18 हिंदी ने दावा किया है कि मायावती जी से राजेंद्र पाल गौतम की सीक्रेट मुलाकात हुई थी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर से अपने संकल्प को दोहराया गया दोस्तों। जिम्मेदार संकल्प विश्वास के 2 साल संसद में भारत की आवाज राहुल गांधी की तरफ से एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज 2 साल मेरे पूरे हो गए हैं। इन 2 साल में हर दिन एक ही काम पर मैं लगा रहा, हर भारतीयों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाता रहा और नीट के छात्रों की लड़ाई हो या फिर वोट चोरी का मामला हो उसको पर्दाफाश करना हो या फिर संविधान की रक्षा करना हो, हर मोर्चे पर आपके साथ मैं खड़ा रहा, आज भी हूँ, हमेशा रहूंगा और सड़क से संसद तक आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और सफर लंबा है पर संकल्प वही है, आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय संविधान। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट मैसेज आम जनता को भेजा है दोस्तों। 2 साल पूरा होने पर उन्होंने आम जनता से इसी तरीके से समर्थन बनाए रखने के लिए बोला है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी की तरफ से वायनाड के जिला स्तर के अधिकारियों से मुलाकात करती है दोस्तों और वायनाड के अंदर चल रहे विकास कार्यों के बारे में समीक्षा की जाती है और आम जनता से जुड़े सारे मुद्दे अधिकारियों को बताया
उठाया गया है और उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वायनाड का विकास बड़ी तेजी से हो, क्योंकि अब केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और किसी भी तरीके की बहानेबाजी नहीं चलने वाली है। तो पूरी तरीके से अधिकारियों को बता दिया गया है कि कैसे वायनाड के अंदर विकास करना है दोस्तों। खासकर वायनाड के अंदर जो लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें कई सारे लोगों की जान गई थी दोस्तों और जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उसी से वायनाड की जनता को वापसी करवानी है, यानी पुराने दौर में वापस लेकर जाना है लैंडस्लाइड से पहली वाली स्थिति में। और इसके लिए लगातार मशक्कत करना पड़ रहा है, केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही। लेकिन अब केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वायनाड की जनता को न्याय दिलवाया जाए, उनको उनकी पुरानी स्थिति पर वापस लाया जाए, जहां उनके पास जो पुराने घर थे वो बनकर वापस से खड़े हो जाए और आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। ऐसे में ये काम प्रियंका गांधी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है। साथ साथ दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के भीतर विद्रोह काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मानने से मना कर दिया है दोस्तों। एक तरीके से उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी को मैं अपना नेता नहीं मानता हूं, तृणमूल कांग्रेस की नेता केवल एक ही है और वो ममता बनर्जी है। और ऐसे में उन्होंने अभिषेक बनर्जी को लेकर साफ शब्दों में बोला है कि नेता नहीं मानते। इसका मतलब दोस्तों जो बयान बागी लोग दे रहे हैं, बागी विधायक और सांसद दे रहे हैं, उसी तरीके का बयान शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा दिया गया है। एक तरीके से दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा भी उसी बयान को रिपीट करके बता रहे हैं कि अगर अभिषेक बनर्जी को नेता घोषित किया गया और तृणमूल कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई, ममता बनर्जी बैकफुट पर गई, तो शायद शत्रुघ्न सिन्हा भी साथ में नजर ना आए। तो एक तरीके से दोस्तों ये धमकी ही है कि वो अभिषेक बनर्जी को नेता नहीं मानते और ज्यादातर बागी यही बोलकर अलग हुए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में रहेंगे या फिर पलटी मारेंगे। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्रीय कैबिनेट में जल्द बड़ा फेरबदल होगा दोस्तों। और जो तारीख है वो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन 2 मंत्रियों के हटाए जाने की खबर चल रही है। एक तो शिक्षा मंत्री हटाए जाएंगे और दूसरा एक और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम चल रहा है दोस्तों। हरदीप पुरी का नाम F3 फाइल के अंदर कई बार आया था, जिक्र किया गया था और इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके सवाल खड़ा किया दोस्तों। तो ये तो इस्तीफा होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ ही राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी कुछ मिल सकती है और कुछ और नए मंत्री इसमें जोड़े जा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी से भी मंत्रालय छीनकर कोई हल्का सा मंत्रालय दिया जा सकता है। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों उसमें एक बात क्लियर होगी कि विपक्ष के दबाव के बाद बीजेपी बड़े बदलाव करेगी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव शुक्ला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया दिल्ली में दोस्तों। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था कि जो राम को लाए हैं उन्हें सत्ता में लाइए। जब उन्होंने भगवान राम के नाम पर लूट की, उनकी क्या सजा होनी चाहिए, यानी भाजपा वालों की क्या सजा होनी चाहिए। राम मंदिर में जहां नगद चढ़ावे को कम करके दिखाया गया, वहीं पर महिलाओं के द्वारा चढ़ाए गए आभूषणों का रिकॉर्ड भी नहीं बनाया गया। बीजेपी आरएसएस ने लोगों की आस्था को धोखा दिया है, यानी लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया है और राम मंदिर में चंदा चोरी के नाम पर जमकर लूट मचाई गई है। और ये लूट आम जनता के आर्थिक लूट के साथ साथ आम जनता के आस्था विश्वास के साथ भी की गई लूट है और आरएसएस बीजेपी वाले ने आम जनता को काफी बड़ा धोखा दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि राम मंदिर आस्था से जुड़ा हुआ विषय था, जिस मामले पर लोगों से चंदा जुटाया गया, लेकिन बाद में उस चंदे का क्या इस्तेमाल हुआ दुनिया देख रही है कि कैसे हेर फेर किया गया दोस्तों। कहीं पर 2 करोड़ की जमीन खरीद कर 10 करोड़ में राम मंदिर के ट्रस्ट को बेच दिया गया। 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ का मुनाफा, कहीं पर कुछ 1 करोड़ की जमीन लेकर 55-60 करोड़ की बेची गई, यानी एक बहुत बड़े स्तर का घपला हुआ है दोस्तों। इस पूरे मामले पर काफी दबाव के बाद जाकर अब एफआईआर दर्ज किया गया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन क्या ये गिरफ्तारी सही तरीके से की गई है और क्या इस मामले पर कठोर कार्रवाई की जाएगी या फिर मामले को ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज रायपुर में संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त डीसीसी अध्यक्ष के प्रशिक्षण सत्र को उन्होंने संबोधित किया और वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए संगठन को मजबूत करने पर सार्थक संवाद हुआ है। ऐसे समय में जब आम जनता अभूतपूर्ण कठिनाइयों का सामना कर रही है, चाहे वो पेपर लीक हो, बेरोजगारी से जूझ रहे छात्र हो या युवा हो या बढ़ती महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता हो, जमीनी स्तर पर इन मुद्दों को उठाना डीसीसी अध्यक्षों कर्तव्य बन जाता है। उन्हें बूथ और मंडल स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं को जीवंत रखने के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित और मार्गदर्शन भी करना चाहिए। संकट के समय में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहना हमको चाहिए। हमें विश्वास है कि अभियान देश भर में हमारे संगठन में नई ऊर्जा का संचार करेगा और पार्टी को, संगठन को काफी आगे तक लेकर जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बॉलीवुड के एक्टर शेखर सुमन ने बीजेपी की पोल खोली है दोस्तों। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया था, उस समय मुझे
लगा कि शायद बीजेपी ज्वाइन करना सही रास्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही घंटे के बाद उन्हें एहसास हो गया कि पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है और फिर उन्होंने 24 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। मजबूरी में ऐसा करना पड़ा था, ये बयान उन्होंने दिया दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाला एक व्यक्ति शेखर सुमन बोल रहा है कि मजबूरी में ज्वाइन किया बीजेपी और बाद में पता चला कि राजनीति मेरे लिए नहीं है। ऐसे में दोस्तों आजकल शेखर सुमन एक पॉलिटिकल कार्यक्रम करते हैं, यानी पॉलिटिकल राजनीतिक व्यंग का एक कार्यक्रम करते हैं दोस्तों, जिसमें भाजपा सरकार पर नीट पेपर हो या फिर देश के अंदर बढ़ रही महंगाई हो, एथेनॉल का मामला हो, इन सारे मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, यानी काफी साहस का काम कर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने बताया कि बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद मात्र 24 घंटे के अंदर उनको एहसास हो गया कि वो नहीं रह सकते और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में दोस्तों जो काम वो कर रहे हैं व्यंग के माध्यम से, वो देश के अंदर बहुत जरूरी है। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल बीते दिन पहुंचे थे अयोध्या दोस्तों, जहां पर उन्होंने राम मंदिर के मामले पर कार्रवाई की मांग की थी और उसके बाद चंपत राय पर कार्रवाई हुई। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दावा कर रही है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल अयोध्या आए हुए थे, इसीलिए भाजपा सरकार को दबाव में कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि मामला काफी दिनों से लगातार उठाया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल के अयोध्या के दौरे को लेकर कहा कि दिल्ली से भी एक सज्जन यहाँ पर आए हुए हैं, दिल्ली को उन्होंने बर्बाद कर दिया, दिल्ली की बर्बादी करके भ्रष्टाचार के सिवा उन्होंने दिल्ली को कुछ नहीं दिया। इस पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप चंदा चोरों का क्यों साथ दे रहे हैं? भगवान राम के घर हुई महाडकैती के राक्षसों के सरेआम फांसी दिलवाने के मेरे संघर्ष में आप मेरा साथ दीजिए, इस महापाप में भागीदार मत बनिए, यानी चंदा चोरों को सजा दिलवाइए। अब योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है दोस्तों, लेकिन योगी आदित्यनाथ का निशाना अरविंद केजरीवाल पर था और केजरीवाल ने इस मामले को लेकर जवाब दिया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जून 2026 को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के नाम से न्यूज लेटर जारी किया गया है दोस्तों, जहां पर बताया गया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जून महीने के अंदर क्या क्या किया। इसमें राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए नीट के मुद्दे को किस तरीके से उठाया गया है, इस बात का जिक्र किया गया दोस्तों। जून की ये पूरी रिपोर्ट है। बताया गया कि राहुल गांधी कोटा गए थे और लोगों से उन्होंने मुलाकात की। राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाते हुए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद सीबीएसई घोटाले का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, छात्रों से मुलाकात की थी और सीबीएसई के छात्रों से मुलाकात में उन्होंने परीक्षा प्रणाली को लेकर सीबीएसई को जवाबदेह बनाया। इसके बाद छात्र विसल ब्लोअर सार्थक सिद्धांत से उन्होंने मुलाकात की और सीबीएसई के अंदर जो टेंडर और मूल्यांकन की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई उसका उन्होंने खुलासा किया। इसके बाद राहुल गांधी जून महीने के अंदर और क्या क्या कर रहे हैं दोस्तों, पूरी रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने दी है। एक तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी आम जनता के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है दोस्तों। आम जनता को बता रहे हैं कि वो नेता विपक्ष के तौर पर जून महीने में क्या कर रहे थे। इससे पता चलता है कि एक जिम्मेदारी बनती है हर एक नेता की जो किसी बड़े पोस्ट पर हो दोस्तों। नेता विपक्ष भी आम जनता के लिए उत्तरदायी होते हैं और उत्तरदायी है, इसीलिए उन्होंने अपना बुकलेट जारी करते बताया है कि एक महीने में उन्होंने क्या क्या किया है। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को भी हिम्मत जुटानी चाहिए और इस तरीके का बुकलेट जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने हर महीने में क्या काम किया दोस्तों। अगर नरेंद्र मोदी जून महीने का काम बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि आधे महीने तो वो विदेश के दौरे पर थे जहां से हुआ कुछ नहीं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यही बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी जवाबदेही और इस चीजों से कन्नी काटते हैं, तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में 2 साल पूरा कर लिया। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि इस यात्रा में राहुल गांधी ने युवा, महिला, किसान, मजदूर और गरीब समेत हर वर्ग की आवाज उठाई। सड़क से संसद तक जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। देश में अन्याय के खिलाफ जननायक की लड़ाई में हम सब उनके साथ शामिल हैं और संकल्पित होकर लोगों के हक की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एकनाथ शिंदे एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को झटका दे सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना यूबीटी के सांसदों के बगावत के बाद अब एक और बड़ी तैयारी चल रही है दोस्तों। खबर ये आ रही है कि शिवसेना यूबीटी के कुछ विधायक एकनाथ शिंदे गुट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 12 से अधिक विधायकों ने शिंदे गुट से एक अज्ञात स्थान पर मुलाकात की है और ऐसा शिंदे गुट के करीबी सूत्र बता रहे हैं। दावा यह है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते दिनों विधान परिषद में इसी वजह से अनुपस्थिति दर्ज करवाई, यानी विधान परिषद में उनको मौजूद था लेकिन वे विधायकों के साथ बातचीत कर रहे थे, गुप्त बैठक कर रहे थे। और ये बात उद्धव ठाकरे को भी पता है कि उनकी पार्टी के एक बहुत बड़ा विधायकों का ग्रुप है जो चाहता है कि वो शिंदे के साथ में चला जाए दोस्तों। और इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये है कि जब सांसद नहीं टिके उद्धव ठाकरे के साथ में जिन सांसदों को आम जनता ने बीजेपी और उसके पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ वोट डाला था, तो विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की जीत हुई थी। तो एक तरीके से विधायकों के पास तो ये बोलने के लिए है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को समर्थन मिला था, तो ये लोग पलटी बड़े आराम से मारेंगे। विधायकों को लेकर तो ज्यादा शक शंकाएं नहीं है दोस्तों। इस बात को लेकर था कि क्या सांसद पलटी मारेंगे, क्योंकि उनको आम जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन जब सांसद पलट गए तो विधायकों के पलटने का कुछ ज्यादा बड़ा चौंकाने वाला अपडेट तो नहीं कहा जा सकता। आप लोग इसके पीछे क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा कि आप मानते हैं कि विधायकों के पलटी मारने से कुछ बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए कई सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोस्तों, जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें ना तो चंपत राय को गिरफ्तार किया गया, ना ट्रस्ट के किसी बड़े नेता को, बड़े व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, जबकि लोग कह रहे हैं कि जो चंपत राय है वो मेन व्यक्ति है इस पूरे घोटाले में और इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। दोनों पर राम मंदिर में हजारों करोड़ रुपए के चोरी का आरोप लगा हुआ है और ऐसे में इन आरोपों पर पल्ला झाड़ते हुए अब ये इस्तीफा दे रहे हैं ताकि मामले को दबाया जा सके। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों इस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी ने वायनाड जाने का फैसला लिया है। दोस्तों, 26 जून को यानी बीते दिन जब वायनाड प्रियंका गांधी मौजूद थी तो उन्होंने मीटिंग किया डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसरों के साथ में। इसके बाद उद्घाटन करने के लिए पहुंची थुवूर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर उन्होंने नए प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया और आरआरटी व्हीकल का भी उन्होंने उद्घाटन किया दोस्तों, और अवार्ड सेरेमनी में शामिल हुई जहां पर उन्होंने आदिवासी बच्चों को अवार्ड दिया है नीलांबूर के अंदर और कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन भी करती हुई नजर आई दोस्तों। तो उनके एक दिन में वायनाड के कई सारे कार्यक्रम थे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद पवन खेड़ा का एक बड़ा बयान आता है दोस्तों। पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार आने दीजिए, उसके बाद जब हम बीजेपी सरकार के इस 15 साल की इमरजेंसी का जिक्र करेंगे तो बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने के काबिल नहीं रहेंगे। सड़कों पर उनको निकालने के लिए सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी और जनता सब देख रही है कि कैसे मीडिया का गला घोटा जा रहा है, संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है और यहाँ तक कि चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखा जा रहा है। पवन खेड़ा के इस बयान के बाद बीजेपी और उसके समर्थक काफी ज्यादा भड़क गए दोस्तों। ऐसे में पवन खेड़ा कोई मौका नहीं छोड़ते बीजेपी वालों को आईना दिखाने का और एकदम सही बात है दोस्तों। 15 साल से जो अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर चल रही है, चाहे ईडी और सीबीआई के लगातार एक के बाद एक जांच पड़ताल करना हो, चाहे अरविंद केजरीवाल और अन्य मुख्यमंत्रियों को भी जेल में डालने का मामला हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को भी जेल में डाला गया था और बाद में पता चलता है कि इनके ऊपर कोई मामला बनता ही नहीं है, चुनाव के टाइम में जेल में डाल दिया गया और कई सारे भ्रष्टाचारी जो ऑन कैमरा पैसे लेते पकड़े गए दोस्तों, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या फिर कई और लोग हो। आदर्श घोटाले में जिस पर बीजेपी आरोप लगाती थी वो भी भाजपा में है और चीट फंड के ज्यादातर घोटालेबाज भाजपा में है। तो देश के अंदर जो पूरी तरीके से लोकतंत्र का हनन चल रहा है और कानून व्यवस्था के नाम पर जगह जगह बुलडोजर और एनकाउंटर चल रहे हैं, ये साफ तौर पर देश में एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी है। और इसी बात का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार जाएगी और हम इनके 15 साल के इमरजेंसी के बारे में आम जनता को बताएंगे तब आम जनता इनको निकलने तक नहीं देगी। साथ ही साथ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं दोस्तों, उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा प्रकरण सूचना ने अपने हाथ में ले लिया है, यानी जो मुख्यमंत्री का सूचना विभाग है जिसका काम मुख्यमंत्री की छवि को सुधारना और केवल पीआर करना है, उसने अपने हाथ में ले लिया है। धड़ाधड़ सूचना मंत्रालय पत्रकारों को संदेश भेज रहा है कि किस तरीके से काम करना है और कैसे राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले पर भाजपा सरकार पर उठ रहे सवालों को दबाना है और सूचना विभाग के माध्यम से, पीआर के माध्यम से योगी आदित्यनाथ की छवि पर नुकसान नहीं करने देना है। यानी चंदा चोरी का जो गंभीर आरोप लगाया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, सब सूचना बता रहा है, यानी सूचना विभाग ये जानकारी दे रहा है। सूचना ने इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ की छवि को बचाने की कोशिश की है, छवि मैनेजमेंट करने के खातिर राम मंदिर प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लिया है, यानी जो सूचना विभाग है वो पूरी तरीके से काम पर लग चुका है। ऐसे में दोस्तों आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के कई सारे लोग नीट पेपर को लेकर लगातार डिबेट में शामिल रहे दोस्तों और बीते दिन कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर बल्कि सारे के सारे प्रवक्ता केवल एक ही मुद्दे पर डिबेट करने के लिए अलग अलग चैनलों पर पहुंचे, चाहे आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, न्यूज 24 हो, इंडिया न्यूज हो या फिर जी न्यूज हो, न्यूज 18 इंडिया हो, नव भारत टाइम्स हो, टीवी 9 भारतवर्ष हो। इन सब जगह पर कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को भेजा जिसमें अखिलेश प्रताप सिंह, अतुल पाटिल और प्रियंका गुप्ता के साथ साथ कुशाग्र सक्सेना और अनुमा आचार्य, बीवी शर्मा और पूजा त्रिपाठी, निशांत आनंद और रश्मि सिंह को भी भेजा गया। तो इस तरीके से सारे प्रवक्ताओं को कांग्रेस पार्टी अब चंदा चोरी के इस मामले को लेकर मैदान में उतार रही है दोस्तों, ताकि इनको एक्सपोज किया जाए, भाजपा को एक्सपोज किया जाए। और चंदा चोरी एक ऐसा बहस है जो आजकल मीडिया में अब देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों मीडिया वाले डिबेट किस तरीके से कराते हैं आपको पता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा लगाए बिना जवाब मांग रहे होते हैं, यानी विपक्ष ही उल्टा जवाब मांग रहे होते हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, राज्य के अंदर बीजेपी के नेताओं में कर्नाटका के अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। यानी ये लगातार चर्चा चल रही है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका के अंदर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीजेपी और जेडीएस पार्टी के टोटल 12 विधायकों ने पलटी मारी थी दोस्तों और 12 के 12 विधायक पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को एमएलसी चुनाव में जिताते हुए दिखाई दिए और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है विजेंद्र, उनको लेकर अब भाजपा के अंदर से
से चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता विजेंद्र है उन पर डीके शिव कुमार का कंट्रोल है। डीके शिव कुमार बीजेपी को चलाते हैं और इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंफ्यूजन हो गई है, यानी बीजेपी के नेता एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं और आपस में एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं कि क्या वो नेता या ये नेता, कोई भी नेता क्या डीके शिव कुमार से मिला हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सारे लोग कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका में मजबूत कर रहे हैं और क्या डीके शिव कुमार कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। दोस्तों इसके बाद इन सवालों पर जवाब देते हुए प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा कि उनका डीके शिव कुमार से कोई लेना देना नहीं है, डीके शिव कुमार से कोई बातचीत नहीं है। जो मीडिया में दावा किया जा रहा है एकदम झूठा है। ऐसे में दोस्तों एक बात जो तय दिखाई दे रही है वो ये कि बीजेपी के नेता चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते दोस्तों। और अगर इन्होंने येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को हटाने की कोशिश की तो फिर येदियुरप्पा बीजेपी को बता देंगे कि बिना येदियुरप्पा के भाजपा की क्या हैसियत है कर्नाटका के अंदर। और सब लोग जानते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में बीजेपी पहुंच जाएगी जो 2012-13 के अंदर हुआ था। तो ऐसे में विजेंद्र के खिलाफ तो बीजेपी जाएगी नहीं दोस्तों। लेकिन चर्चाएं ये भी चलती है कि विजेंद्र और डीके शिव कुमार की बातचीत है और डीके शिव कुमार विजेंद्र को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो जब प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी हटा नहीं सकती और प्रदेश अध्यक्ष पर कांग्रेस का एजेंट होने का आरोप लग रहा है तो कर्नाटका के अंदर कह सकते हैं कि भाजपा अगले 20 साल तक दूर दूर तक सत्ता में दिखाई नहीं देगी। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हो आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर किया बहुत